Welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. Harminder. This is the last lecture for the topic The Living World, and then we'll be starting with the second chapter. This last lecture is an important aspect and it deals with the following topics. The first topic that we are studying here is tools for the study of taxonomy. Now हमने टैक्सोनॉमी की बात तो कर ली है, अब हमें पता होना चाहिए कि हमने अगर टैक्सोनॉमी करनी है, हमें स्टडी करना है इतनी सारी डाइवर्सिटी को, तो हम किन किन टूल्स का सहारा ले सकते हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इसको अटेन करने में। तो अगर मैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की बात करती हूँ तो हमने जितनी भी हमारी बायो रिसोर्स है, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है, उनको समझने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनके इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिकल टूल्स या एड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो मेन टूल्स हैं टैक्सोनॉमी के, ये कौन कौन से हैं और ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल साबित होंगे, ये आज के लेक्चर की कंटेंट है। राइट, हम स्टार्ट करते हैं पहले टूल के साथ। हमारा पहला टूल है हर्बेरियम। हर्ब मीन्स प्लांट्स, बेसिकली एक छोटे टाइप का प्लांट होता है। एंड हर्बेरियम बेसिकली है क्या? अगर मैं हर्बेरियम की बात करती हूँ तो ये स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। इस स्टोर हाउस में जो प्लांट स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किए हैं उनका नेचर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड होता है, और ये जितने भी प्लांट स्पीशीज है हमने शीट्स पे लेबल किए होते हैं। अगर मैं सक्लेंट प्लांट्स की बात करूं तो अब सक्लेंट प्लांट्स जिनमें वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इनकी प्रेसिंग नहीं कर सकते, ड्राइंग टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली हम एक प्रिजर्वेटिव मीडियम में सूटेबल लिक्विड प्रिजर्वेशन टेक्निक के साथ हम इन प्लांट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, सो सक्लेंट प्लांट्स के लिए टेक्निक विल वेरी, एंड इसमें जो हमने टर्म लर्न करना है वो है फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक एसिड। ये इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है जिनमें हम सक्लेंट प्लांट्स को, जिनकी प्रेसिंग या ड्राइंग नहीं हो सकती, उनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं हर्बेरियम टेक्निक की बात करती हूँ तो हमने बहुत ही वैरायटी को कलेक्ट करना है, उनको ड्राई करना है, उनकी पॉइजनिंग कर देनी है कुछ केमिकल्स के साथ ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, एंड देन उनको माउंट करना है, स्टिच करना है शीट के ऊपर और उसकी लेबलिंग वगैरह करनी है। तो बेसिकली हमने प्लांट्स को ये स्टडी पर्पस से इस तरह से स्टोर करके रखना है ताकि जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो सारे इसको फ्यूचर में अगर सीखना चाहते, समझना चाहते हैं तो वो इस हर्बेरियम शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट की बात करती हूँ तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड जो स्टैंडर्ड साइज है एक हर्बेरियम शीट का दैट इज 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर, और ये हैंडमेड पेपर से बनी होती, थिक होती है, और इसके ऊपर हम अपना माउंट स्टिक करते हैं। अगर मैं हर्बेरियम्स की बात करती हूँ तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम रॉयल बोटानिकल गार्डन है जो क्यू में है, दैट इज इन इंग्लैंड। और इंडिया की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट हर्बेरियम इंडिया का है इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कोलकाता में है। अभी ये दोनों गार्डन, इनका साइट, प्लेस एंड इनकी कंट्री हमने लर्न करनी है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, कुछ पर्पसेस हैं। तो बेसिकली अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर्बेरिया क्या क्या रोल है। पहला रोल जो हर्बेरिया प्ले करता है दैट इज इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। बेसिकली अगर हर्बेरियाज की हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, प्रेस ड्राइड प्लांट्स, हम इनको स्टोर कर सकते हैं कैबिनेट्स में, और इस तरह से स्टोर करेंगे कि कोई भी फंजाई या इंसेक्ट्स इनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। फ़ायदा क्या है इन प्लांट्स को स्टोर करने का, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो स्टडी पर्पस से तो हम इनको यहाँ से निकाल के अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा ये पहला पर्पस सॉल्व करता है दैट इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। अगर मैं सेफ्टी ऑफ टाइप स्पेसिमेन की बात करती हूँ तो ये इसका सेकेंड रोल है। बेसिकली जो टाइप स्पेसिमेन्स हैं जिसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, इनको
हम स्पेसिफाई करने के लिए स्पेसिफिक नेम्स वगैरह इस्टेब्लिश करके इनको हम सेफ रूम्स में रख सकते हैं और लिमिटेड एक्सेस के लिए छोड़ते हैं, ताकि कुछ ऐसे एग्जॉटिक प्लांट्स होंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मोनोग्राफ्स की या मैनुअल्स की, तो बेसिकली अगर मुझे नॉलेज है हर्बेरिया की तो मैं प्लांट टैक्सोनॉमी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हर्बेरियम स्पेसिमेंस के हिसाब से कुछ चीज़ें कंपाइल कर सकती हूँ, जैसे फ्लोराज, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। बेसिकली दीज आर लिटरेचर जहाँ पे हम स्पेसिमेंस जो कि हर्बेरियम में होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। दीज टर्म्स आर अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हर्बेरिया का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये किसकी कंपाइलेशन में हेल्प करता है, फ्लोराज, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स की। नेक्स्ट जो एड है दैट इज बोटानिकल गार्डन्स। जो बोटानिकल गार्डन्स हैं उनमें हम लिविंग प्लांट्स को मेंटेन करके रखते हैं। बेसिकली स्टडीज पर्पस के लिए, रिक्रिएशन के लिए बोटानिकल गार्डन्स मेंटेन किए जाते हैं। जिस तरह से हर्बेरिया में ड्राई प्लांट्स पार्ट को हम रखते थे स्टडी पर्पस के लिए, उसी तरह से बोटानिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट्स को हम रख सकते हैं। जो मेन फंक्शन है बोटानिकल गार्डन का वही है, पहला कि ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है लोकल फ्लोरा का, उस जगह पे किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। इससे हम मोनोग्राफिक वर्क्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, मोनोग्राफ्स लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फैसिलिटीज़ है ताकि हम लिविंग प्लांट्स को बायोसिस्टमैटिक स्टडीज़ के लिए वहाँ से प्रोक्योर कर सके, वहाँ से निकाल सके। तो बेसिकली अगर बोटानिकल गार्डन मेंटेन होंगे, हमें फर्दर स्टडीज़ के लिए इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस तरह के बोटानिकल गार्डन से इनको प्रोक्योर करके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बोटानिकल गार्डन की बात करती हूँ तो ये हमें सीड्स और ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बोटानिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़रूरी है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्पस दैट अ बोटानिकल गार्डन सॉल्व्स इज सप्लाई सीड्स एंड मटेरियल फॉर बोटानिकल। अगर मैं बोटानिकल गार्डन की बात करूं तो कुछ बहुत ही मेजर बोटानिकल गार्डन है वर्ल्ड में, हमने ये लर्न करने हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन यूएस में, पीसा बोटानिकल गार्डन इटली में, पदुना बोटानिकल गार्डन इटली में, बर्लिन बोटानिकल गार्डन बर्लिन में, इंडियन बोटानिकल गार्डन इंडिया कोलकाता, नेशनल बोटानिकल गार्डन इन लखनऊ एंड लॉयड बोटानिकल गार्डन इन इंडिया दार्जिलिंग। तो ये जो मेजर बोटानिकल गार्डन्स हैं इनके नेम एंड लोकेशन भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस स्लाइड को हमने क्लोजली व्यू करना है और इन सारे नेम्स को लर्न भी करना है। अगर मैं बोटानिकल गार्डन की बात करती हूँ तो जिस तरह से हर्बेरियम हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस सॉल्व कर रहे थे, उस तरह से बोटानिकल गार्डन भी हमारा पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट पर्पस है इनका? एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन वैल्यू। बहुत सारे लोग पार्क्स में विजिट करना पसंद करते हैं। बेसिकली एक एस्थेटिक अपील है, आप नेचर के क्लोज होते हैं, आपको एक अच्छा एम्बियंस एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। समर्स में बहुत ही कूल शेडी प्लेसेस हैं तो ऑब्वियसली हमें समर्स में भी ये बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। ठीक है, सो एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बोटानिकल गार्डन का। ठीक है, अब अगर मैंने बोटानिकल रिसर्च की बात करती हूँ तो हमने गार्डन को मेंटेन ही इसलिए किया है ताकि हम वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स को कल्टीवेट कर सके, और ये जो प्लांट्स हैं हमारे स्टडी पर्पस को सॉल्व करेंगे। जितनी भी बोटानिकल रिसर्चेज होती हैं वहाँ पे जो भी स्पेसिमेंस हमें चाहिए वो हम इस गार्डन से पिक करके अपनी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं ऑन साइट टीचिंग की बात करूं तो ऑन साइट टीचिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बोटानिकल गार्डन। बेसिकली जितने भी बोटानिकल गार्डन हैं वो जेनरास, फैमिली, हैबिटेट उसके अकॉर्डिंगली प्लान किए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ एजुकेशन कर सकते हैं या उनके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ उस जगह को विज़िट करके वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जेनरास एंड फैमिलीज़ के प्लांट्स की ऑन साइट ट्रेनिंग ले सकें। कंजर्वेशन
एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बोटानिकल गार्डन का। बेसिकली अगर मैं बोटानिकल गार्डन्स की बात करती हूँ तो ये एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जितने भी प्लांट स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, अगर हम उनको कल्टिवेट करके बोटानिकल गार्डन्स में मेंटेन करेंगे, जिसको हम ex-situ कंजर्वेशन में स्टडी करते हैं, तो ये इस तरह की प्लांट स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम इनको स्पेशल केयर से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को भी मेंटेन कर सकें। तो अगर मैं बोटानिकल गार्डन्स की बात करती हूँ, ये हमारे लिए एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू के हैं। इनसे हमें बोटानिकल रिसर्च के लिए मटेरियल मिलता है। ये ऑन साइट टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट टूल हम पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड पे, दैट इज द म्यूजियम्स। अगर मैं म्यूजियम्स की बात करती हूँ तो बेसिकली म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही स्टडी एंड रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। ठीक है, अब जितने भी एल्गे, फंजाई, मॉसेस या फर्न्स एनिमल्स हैं, इन सबको हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते, तो इनको रखने का तरीका इज म्यूजियम। अब इंसेक्ट्स को भी हम स्पेशल तरीके से प्रिजर्व करके इंसेक्ट बॉक्सेस में रख सकते हैं। ठीक है, जो लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, इनको यूजुअली हम स्टफ करके म्यूजियम में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो म्यूजियम एक ऐसी साइट है जिसमें हम प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल स्पीशीज़ दोनों को ही स्टोर कर सकते हैं अपनी स्टडी पर्पस से। इन केस में जो भी स्पेसिमेंस हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं। दीज आर नॉट लाइव, दीज आर प्रिजर्व स्पेसिमेंस, और ये स्टडी एंड रेफरेंसेस दोनों के काम आते हैं। अगर मैं म्यूजियम्स की बात करती हूँ तो म्यूजियम्स के जो कैटेगरीज हैं वो वेरी करती हैं। अगर मैं जूलॉजिकल म्यूजियम्स की बात करती हूँ तो वो म्यूजियम स्मॉल, मीडियम या लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये म्यूजियम्स कहाँ देखे? अगर मैं स्मॉल म्यूजियम की बात करती हूँ तो जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बायोलॉजी या जियोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे जो हमारा बायोलॉजी या जियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हम लिमिटेड अमाउंट के स्पेसिमेंट्स को रखते हैं ताकि हम अपने करिकुलम को मैच कर सकें। तो बेसिकली जो स्कूल के हमारे लैब्स होते हैं वो हमारे लिए स्मॉल म्यूजियम्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं मीडियम साइज म्यूजियम्स की बात करूं तो ये मीडियम साइज म्यूजियम जूलॉजी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, और ये डिपार्टमेंट्स हम बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट की बात करें। यूनिवर्सिटीज़ आर बिगर एरिया, ज़्यादा स्पेसिमेंस होते हैं, ज़्यादा वैरायटी होती है, और इन म्यूजियम्स में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस म्यूजियम को एक मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। So small museums are the museums that we get in schools and colleges, बेसिकली जो हमारे बायो लैब्स हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ के लैब्स को हम मीडियम म्यूजियम्स की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर मैं लार्ज म्यूजियम की बात करूं तो ये सिटीज़ में होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड उनके प्रोडक्ट्स की। इनके लिए स्पेशल वर्कर्स होते हैं, डायरेक्टर है, ऑफिस स्टाफ है, क्यूरेटर्स हैं, सिक्योरिटी मैन हैं, टिकट सेलर्स हैं, स्वीपर्स हैं, लेबर्स हैं। ये जितने भी लार्ज म्यूजियम्स हैं ये गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से फंडेड होते हैं। यहाँ पे लोगों को रिक्रिएशन के लिए अलाउ किया जाता है, वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्मॉल म्यूजियम एंड मीडियम म्यूजियम उनके लिए है जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और वो इन स्पेसिमेंट्स को सीखना चाहते हैं। लेकिन लार्ज म्यूजियम्स पूरी पब्लिक के लिए होता है जो इंफॉर्मेशन या रिक्रिएशन पर्पस से उनको विजिट करती है ताकि वो इन सारे स्पेसिमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक टूल इज जूलॉजिकल पार्क। जिस तरह अगर मैं म्यूजियम्स की बात कर रही थी तो म्यूजियम में हमने किस तरह के स्पेसिमेंट्स देखे थे? वो स्पेसिमेंट्स प्लांट एंड एनिमल वेरिएंट्स थे, लेकिन प्रिजर्व वेरिएंट थे। बट जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर।
अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट जू की बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका में है। एम क्या होगा इन जूलॉजिकल पार्क का? इन जूलॉजिकल पार्क का एम है कि जितने भी जूलॉजिकल पार्क है ये हमने इसलिए मेंटेन किए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, पब्लिक इंटरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को समझने के लिए हम प्लेस क्रिएट कर सके। जू रिक्रिएशन एंड एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है। लोग यहाँ आके अपना डे स्पेंड कर सकते हैं लव्ड वंस के साथ। बच्चे भी एनिमल्स को कैप्टिविटी में देख के खुश हो, एंड ऑब्वियसली एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो ये है ही। अगर मैं मॉडर्न जू की बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी ईजीली डिसअपियरिंग लाइफ फॉर्म्स को हम सेव कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं जू की बात करती हूँ तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। हम बहुत सारे इस तरह के इंडेंजर्ड एनिमल्स को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रख के उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प भी कर सकते हैं। अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करती हूँ तो हम इनको एक्सटेंशन से बचाना चाहते हैं। सो हम आज के मॉडर्न जू में कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स की एंड इकोसिस्टम की, कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं इन स्पीशीज़ की और इनको एक्सटेंशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप CBSCG और SCC स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, ये सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करते हैं जिनसे हम जूस को और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर एब्रीविएशन IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस एंड इनकी एक्सपेंशन हमने लर्न करनी है। बेसिकली इन सब का काम यही है ताकि हम जूस को प्रिजर्व कर सके, कैप्टिव ब्रीडिंग करा सके, एनिमल्स की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सके। The last and the important taxonomic category is taxonomic key. अगर मैं taxonomic key की बात करती हूँ तो की भी एक taxonomical aid है जिससे हम plants को and animals को identify कर सकते हैं। Basically keys जो है वो arrangement है कुछ contrasting characters की, and ये characters एक couplet के form में होते हैं। बेसिकली 2 अपोजिट ऑप्शंस में हमने चूज करना होता है। एक ऑप्शन तो हम चूज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर मैं कीज की बात करती हूँ तो हमने 2 तरह के कीज लर्न करने हैं, इंडेंटेड कीज एंड दी ब्रैकेटेड कीज, एंड जो स्टेटमेंट है की उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं की बात करती हूँ तो ये की प्लांट एंड एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। आइडेंटिफिकेशन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे होती है। इसमें से जो इसमें से 2 स्टेटमेंट्स होंगी, एक को हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, एंड जो स्टेटमेंट की है उसको हमने लीड कहना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एज। अगर मैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करती हूँ, ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमें टैक्सोनॉमी में, हमें क्लासिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में, ये सारी चीज़ों की हेल्प मिलेगी। जो कॉमन टैक्सोनॉमिकल एड्स थे वो थे हर्बेरियम्स जहाँ पे ड्राई प्लांट्स पार्क की हमने बात की थी, बोटानिकल गार्डन जहाँ पे लाइव प्लांट्स की बात की थी, म्यूजियम जहाँ पे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की थी, एंड जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे लाइव एनिमल्स की बात की थी। टैक्सोनॉमिक की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। हमने इन सारे एड्स को यूज़ करके अपनी टैक्सोनॉमी को अटेन करना है, टैक्सोनॉमिक फीचर समझने हैं, और जो भी पैटर्न है डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने का वो पूरा करना है। So this was all about the first topic, and in the next lecture we'll be moving to the second chapter of +1. Thank you.